नमस्ते, मैं हूँ दीक्षा चौहान श्री विश्वनाथ आईएएस एकेडमी से। जैसा कि आपको मालूम है, हमने अब कल ही डिस्कस किया है सेल क्या होता है, उसके टाइप्स क्या होते हैं और प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल के बारे में डिटेल से और कुछ सॉल्यूशन के बारे में भी बात करी है। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है और आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है। तो जिसने वो वीडियो नहीं देखा वो जाके पहले वो वीडियो देख लें। तो आज हम डिटेल में बात करेंगे सारे सेल ऑर्गेनेली की। कल हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में भी पढ़ा है, एक्टिव और पैसिव मूवमेंट्स क्या होते हैं पार्टिकल्स के, उसके बारे में भी डिस्कस किया है। तो ये जो टॉपिक है आपका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हर एग्ज़ाम के लिए, यहाँ से प्रिसाइसली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज बात करेंगे सेल में उसके बचे हुए कुछ ऑर्गेनेली की। सबसे पहले बात करते हैं सेल वॉल की। तो सेल वॉल ऐसा चीज़ है सेल के अंदर जो कि एनिमल सेल को प्लांट सेल से डिफ्रेंशिएट करता है, क्योंकि जो सेल वॉल होती है वो प्रेजेंट होती है प्लांट सेल में ओनली, एनिमल सेल में सेल वॉल्स प्रेजेंट नहीं होती है। तो सेल वॉल होती क्या है, सबसे पहले ये सेल्यूलोज से बनी हुई एक वॉल होती है। इस तरह से सेल के बाहर ये सेल्यूलोज से बनी हुई एक वॉल होती है कि सेल मेम्ब्रेन जो होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, जिसका हमने कल डिस्कशन किया है, उसके भी बाहर प्रेजेंट होती है प्लांट्स में, पर एनिमल्स में सीधा सेल मेम्ब्रेन ही प्रेजेंट होती है, सेल वॉल नहीं होती। तो इसका ये किस चीज़ से मिलकर बनी होती है, सेल्यूलोज से फॉर्म होती है। और जो हमने कल पढ़ी थी प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन, वो किससे बनी होती है, वो बनी होती है लिपिड्स और प्रोटीन से। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, ये सेल्यूलोज से बनी होती है। ये इसका काम क्या है, ये जो प्लांट को एक रिजिड और फर्म स्ट्रक्चर देती है ना, ये जिसकी वजह से प्लांट को अगर आप तोड़ते हो तो एक टक की आवाज़ आती है ना, वो क्यों होता है, उसमें सेल वॉल और एक टिश्यू प्रेजेंट होता है, वो स्क्लेरेन्काइमा है ना, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो ये उसकी जो शेप होती है, उसको जो फर्म और रिजिड और टर्जिडिटी जो प्रोवाइड करता है, वो सेल वॉल ही प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो इसके फंक्शन क्या है, एक तो स्ट्रेंथ और सपोर्ट देना प्लांट को, फिर प्लांट और फंगल और बैक्टीरियल सेल जो होती है वो चेंज अपने सराउंडिंग में जो हो रहे होते हैं। ठीक है, देखो कुछ एनिमल में भी, प्लांट में तो होती है ना, पर कुछ एक्सेप्शन है, कुछ एनिमल जैसे बैक्टीरिया और फंगल और प्लांट्स में तो होती है सब में, पर ये बैक्टीरिया और फंगल कुछ आपके पास में एक्सेप्शन है, इनमें भी ये प्रेजेंट होता है आपके पास में सेल वॉल। तो ये किस लिए हेल्प करता है आपके, ये सराउंडिंग के एनवायरनमेंट को, ताकि वो अडेप्ट कर सके, जो उनमें चेंज हो रहा है उसको अडेप्ट कर सके बोलो, तो उसके लिए वो हेल्पफुल होता है सेल वॉल में। फिर दूसरा आपके पास है, इसका एग्जांपल क्या है, जैसे मान लो किसी भी हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक हमने क्या बोला था, क्या होता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपो में मैंने आपको बताया था, याद रखने की ट्रिक इसको, ओ जहाँ बोला वहाँ ओ की शेप कैसी होती है, फूली हुई, तो मतलब वहाँ पे स्वॉलअप हो जाती है सेल्स। तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में जब रखा तो सेल वॉल क्या स्वॉलअप हो जाती है, तो प्रिवेंट प्लांट फ्रॉम बस्टिंग, ताकि बस्ट ना हो सके प्लांट, ये इतना ना फूल जाए पानी अंदर जाके कि वो बस्ट हो जाए, पूरा का पूरा फूट जाए, तो उससे वो बचाती है सेल वॉल, क्योंकि वो रिजिड होता है ना, तो वो उससे ज़्यादा वो बस्ट नहीं हो पाएगा। फिर इसका एक फिनोमिनन है इंपॉर्टेंट सेल वॉल का, जो कि है प्लाज्मोलिसिस। प्लाज्मोलिसिस क्या होता है, अब जैसा आपको यहाँ डायग्राम में दिख रहा है, प्लाज्मोलिसिस क्या होता है, ये होता है एक मिनट, ये होता है प्लाज्मोलिसिस। इसमें क्या होता है, देखो अंदर आपको अंदर दिख रहा है, इसके साइटोप्लाज्म या फिर प्रोटोप्लाज्म भी बोल सकते हैं ना, प्रोटोप्लाज्म या साइटोप्लाज्म जो है लिक्विड स्ट्रक्चर है, इसको आपने किसी सॉल्यूशन में डाला। किस सॉल्यूशन में डाला आपने, जहाँ पे ये श्रिंक कर जाएगा, और श्रिंक किस सॉल्यूशन में करता है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में। तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डाला जहाँ पे प्लाज्मोलिसिस जो अंदर जो इसका साइटोप्लाज्म है, ठीक है, या प्रोटोप्लाज्म है इसका, वो तो श्रिंक हो जाएगा, पर सेल वॉल वैसी की वैसी रहेगी, मतलब जो आपकी सेल है उसको ये श्रिंकेज से बचाएगा एक तरह से, क्योंकि सेल वॉल अपना स्ट्रक्चर रिटेन करेगी ना,
है ना, ये नहीं श्रिंक करेगी, ये नहीं सिकुड़ेगी, सिर्फ अंदर से जो आपका साइटोप्लाज्म है और प्रोटोप्लाज्म है वो सॉल्यूशन में, अगर शुगर सॉल्यूशन में रखोगे, किसी भी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखोगे या हनी में रखोगे जिसकी डेंसिटी ज़्यादा है, जिसमें वाटर कंटेंट कम है और सॉल्यूट ज़्यादा है, ऐसे सॉल्यूशन में रखोगे, कल हमने सारे के सारे सॉल्यूशन डिस्कस किया है ना, तो जब हाइपरटोनिक में रखते हैं तब श्रिंकेज हो जाती है। अगर आप इसको शुगर सॉल्यूशन में रखोगे, किसी को देखो जैसे एग्जांपल दिया है कि लीफ को अगर आपने स्ट्रॉन्ग सॉल्ट या स्ट्रॉन्ग शुगर सॉल्यूशन में रखा है तो वाटर मूव आउट, जो ये पानी है ये क्या करेगा, बाहर आ जाएगा और जो प्लाज्मा, जो आपकी साइटोप्लाज्म है वो सिकुड़ जाएगा, एक तरह से श्रिंक हो जाएगा, है ना, वाटर बाहर जाने की वजह से। और ये क्या करेगा, लीफ बिकम लीफ जो है आपके पास वो कैसा हो जाता है, एक सख्त टाइप हो जाता है, क्योंकि पानी बाहर चला जाता है पूरा, है ना, तो इस तरह का हो जाता है। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं प्लाज्मोलिसिस। ठीक है, प्लाज्मोलिसिस क्या होता है, इट इज द प्रोसेस ऑफ श्रिंकिंग ऑफ साइटोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म व्हेन अ सेल इज प्लेस्ड इनसाइड द हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। जब हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में आप किसी भी सेल को रखोगे तो जो आपका साइटोप्लाज्म होता है या प्रोटोप्लाज्म होता है उसमें श्रिंकेज हो जाती है, क्योंकि वाटर बाहर की तरफ चला जाता है, क्योंकि अंदर कैसा होगा, ज़्यादा पानी होगा, और बाहर कैसा होगा, कम पानी होगा ना, क्योंकि हाइपोटोनिक में ज़्यादा सॉल्यूट रहेगा, है ना। सॉल्यूट क्यों रहेगा, जैसे मैंने आपको बोला चीनी के घोल में, चाशनी में आपने डाला तो उसमें शुगर ज़्यादा रहेगा, शुगर ज़्यादा रहेगा तो सॉल्यूट ज़्यादा रहेगा। वैसे ही हनी की अगर बात करें तो उसमें वो भी कैसा होता है, डेंस होता है, तो उसमें सॉल्यूट ज़्यादा है और पानी कम है। जहाँ पानी कम होगा, हमने डिस्कस किया था, हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन मूव करता है, तो अगर अंदर ज़्यादा है और सॉल्यूशन में बाहर कम है तो अंदर से बाहर की ओर आएगा और जो आपका साइटोप्लाज्म है वो श्रिंक हो जाएगा। इस प्रोसेस को बोलते हैं प्लाज्मोलिसिस। ठीक है, ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं, जैसे आपको यहाँ दिख रहा है इसका सेल वॉल कैसा होगा, ये देखो, है ना, ये सेल वॉल है जो एक रिजिड स्ट्रक्चर देता है किसी भी सेल को इस तरह से। ठीक है, सबसे आउटर मोस्ट होता है, ये प्लांट में होता है मैक्सिमम। फिर अगला आपके पास प्रोसेस आता है एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस क्या होता है, अब एंडोसाइटोसिस एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू क्या होता है, सेल सब्सटेंसेस को बाहर से अंदर लेता है ना, सेल के अंदर लेता है, आउटसाइड सराउंडिंग देम विद द सेल मेम्ब्रेन, अपनी सेल मेम्ब्रेन से उस सब्सटेंस को सराउंड कर लेगा और फिर अंदर ले लेगा। ठीक है, इस तरह से दिखना, ये इसमें कैसे हो रहा है, इसमें कैसे हो रहा है, इस तरह से। ये पहले बाहर था, आपका जो सब्सटेंस है वो पहले बाहर होगा इस तरह से, आपका जो सब्सटेंस है पहले बाहर है, फिर सेल मेम्ब्रेन ने इसको अंदर ले लिया, एक वैक्यूल बना दिया और उसको एनगल्फ कर लिया, खा लिया। जो भी फूड होगा, अगर बाहर है ना, कोई भी फूड पार्टिकल बाहर है, अपनी सेल मेम्ब्रेन उसके चारों तरफ घुमा के एक वैक्यूल बना लिया और उस वैक्यूल के थ्रू अंदर ले लिया। बस इस प्रोसेस को बोलते हैं एंडोसाइटोसिस। अपनी सेल मेम्ब्रेन का यूज़ करके अगर किसी भी मटेरियल को, किसी भी सब्सटेंस को, किसी भी फूड पार्टिकल को आप क्या कर रहे हो, अपनी सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर लेके आ रहे हो। कैसे खिलाओगे, यहाँ पे जैसे मान लो हम अमीबा के मोशन से उसको देखते हैं, अमीबा जैसे अपना खाना खाता है ना, वो भी कैसा प्रोसेस होता है, वो भी आपके पास में एंडोसाइटोसिस का ही प्रोसेस होता है। ये रहा अमीबा, अमीबा ये सेल मेम्ब्रेन है, और ये रहा फूड पार्टिकल जो ये रेड है, ये फूड पार्टिकल है। ये क्या करेगा, अपने सेल मेम्ब्रेन को फैला देगा फूड पार्टिकल के आसपास। एक बोलते हैं ना फॉल्स फीट, फॉल्स फीट मतलब ये नकली अपनी मेम्ब्रेन से एक ऐसे टांगे बाजुएं बनाता हुआ फॉल्स फीट बनाएगा। इस प्रोसेस को बोलते हैं स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया, स्यूडोपोडिया मतलब ये नकली हाथ पैर बनाएगा अपनी सेल मेम्ब्रेन के और उसको फूड पार्टिकल के आसपास फैला देगा और यहाँ से बंद कर देगा उसको, और फूड पार्टिकल अंदर ही फंस गया, देखो अंदर ही फंस जाएगा वैक्यूल में, और वैक्यूल में अंदर फंस जाएगा। धीरे धीरे ये जो साइटोप्लाज्म में इसको मिला देगा और साइटोप्लाज्म में मिला के अपने अंदर इसको पचा लेगा, डाइजेस्ट कर लेगा और ऐसे ही अपना खाना खा लेगा, है ना। तो अमीबा अपना खाना खाता है, फूड कैसे, किस प्रोसेस से लेता है, तो वो लेता है एंडोसाइटोसिस। आपको मालूम होना चाहिए एंडोसाइटोसिस क्या होता है, एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू सेल सब्सटेंस को अंदर लेती है बॉडी के, अपने कैसे
किस तरह से अंदर लेती है? बाय सराउंडिंग द फूड पार्टिकल बाय सेल मेम्ब्रेन, अपनी सेल मेम्ब्रेन से उनको सराउंड करके, है ना। और जो सेल मेम्ब्रेन है वो फोल्ड हो जाती है उस सब्सटेंस के आसपास, एक सैक लाइक स्ट्रक्चर, एक कट्टे जैसा स्ट्रक्चर, एक वैक्यूल बना देती है खाली, जिसके अंदर वो फूड पार्टिकल रहता है और जिसको वेसिकल बोलते हैं सेल के अंदर, ठीक है। एग्जाम्पल क्या लिया है? जैसे अमीबा फीडिंग, अभी जैसे हमने डिस्कस किया, अमीबा भी अपना खाना कैसे लेता है? ये स्यूडोपोडिया, ये दिया है स्यूडोपोडिया या आर्म लाइक एक्सटेंशन या फॉल्स फीट भी इसको बोलते हैं। इस तरह से ये फूड को फाइंड करता है, अपने आर्म लाइक स्ट्रक्चर उसके आसपास लेके जाता है और दीज स्यूडोपोडिया सराउंड द फूड पार्टिकल, ये फूड पार्टिकल को सराउंड कर देते हैं आसपास से और फूड को अंदर ट्रैप कर लेते हैं, फंसा लेते हैं एक तरह से, और फिर उनको डाइजेस्ट कर लेते हैं, पचा लेते हैं। बस इस प्रोसेस को बोलते हैं एंडोसाइटोसिस। अगला आप देखोगे, अगला है आपके पास में साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होता है? अब ये अगला पार्ट है, जैसे अभी हमने सेल वॉल पढ़ा, पहले सेल वॉल के बाद हमने एक प्रोसेस पढ़ी, अब ये अगला पार्ट है आपके सेल का जो कि है साइटोप्लाज्म। तो ये सेल के अंदर जो ये लिक्विड जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये सेल के अंदर न्यूक्लियस के बाहर तक, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाहर तक, और जितना भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाहर और इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर जितना भी एक लिक्विड लाइक स्ट्रक्चर है ना, एक वैक्स लाइक स्ट्रक्चर है, उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। तो ये क्या है? एक जेल लाइक स्ट्रक्चर मैट्रिक्स है जो क्या करता है? कंटेन वाटर, सॉल्ट, प्रोटीन और अदर मॉलिक्यूल जो भी इसके अंदर रहते हैं, है ना, उससे मिलकर ये बना रहता है। और ये क्या करता है? इंटरसेल्युलर स्पेस लेता है बिटवीन सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाहर जहाँ तक भी आप जाओगे और सेल मेम्ब्रेन के अंदर आप जहाँ तक भी आओगे, तो इन दोनों के बीच का जो जितना भी पोर्शन है वो सारा का सारा साइटोप्लाज्म है, ठीक है। वो सारे एक जेली लाइक स्ट्रक्चर से भरा होता है, उसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं। तो ये एक बहुत क्रूशियल रोल बायोकेमिकल रिएक्शन में निभाता है, ठीक है। ये क्या करता है? एनर्जी प्रोडक्शन करता है ना, और ट्रांसपोर्ट भी तो करता है सब्सटेंस को। यहाँ पे कोई सब्सटेंस है उसको न्यूक्लियस तक पहुँचाना है, न्यूक्लियस पे कोई सब्सटेंस है उसको यहाँ तक पहुँचाना है, तो वो किसके थ्रू आता है? वो साइटोप्लाज्म के थ्रू ही तो आता है। इस जेली लाइक स्ट्रक्चर पे मूवमेंट की वजह से ही तो एक जगह से दूसरी जगह पहुँचता है। तो ये ट्रांसपोर्ट जो होता है वो इजी कर देता है सब्सटेंसेस के, और एसेंशियल फॉर सेलुलर मेटाबॉलिज्म, है ना। तो ये क्या करता है? स्ट्रक्चर सपोर्ट भी सेल को देता है, तो एक सेलुलर मेटाबॉलिज्म के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है ये, है ना। हम आगे देखते हैं प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस अब सेल के अंदर जो होती है, ठीक है, जिससे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनती है, वो कौन करता है? उसमें कौन कौन पार्टिसिपेट करता है? तो सबसे पहले जो होगा वो ऑर्गेनली होगा आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो क्या होता है? ये एक लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड जो भी आपके स्ट्रक्चर होते हैं उसके एक लार्ज क्या होता है? ये एक नेटवर्क होता है। देखो बाहर की ओर ये लार्ज एक नेटवर्क है, न्यूक्लियस से बाहर की ओर एक मेम्ब्रेन का एक बड़ा सा नेटवर्क स्ट्रक्चर होता है जो पूरे सेल में फैला हुआ होता है एक तरह से, ये है ना। और मेम्ब्रेन बाउंड मतलब एक मेम्ब्रेन के अंदर जो ये बंद एक स्ट्रक्चर जैसा होता है, नेटवर्क होता है। तो ये बना रहता है ट्यूब्स और शीट्स जो आपको दिखती है सेल के इनसाइड, ये यहाँ पे दिख रही है कुछ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर या कुछ शीट्स लाइक स्ट्रक्चर होता है जो इस तरह से अगर हम सेल से दूर दूर हटते रहें तो ये सेल के न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से ही शुरू हो जाता है और बाहर सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक जाता है, ठीक है। तो ये क्या करता है? कनेक्ट करता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को, न्यूक्लियस के बाहर की जो मेम्ब्रेन है उसको कनेक्ट करता है सेल मेम्ब्रेन के साथ, मतलब सेल की जो लास्ट में मेम्ब्रेन होगी उसके साथ कनेक्ट करता है। इसका फंक्शन क्या है सेल के अंदर? जैसे अभी पढ़ा हमने, ये क्या करता है? एक पाथवे का काम करता है, एक रास्ते का काम करता है। मटेरियल को अगर न्यूक्लियस के अंदर पहुंचाना है और न्यूक्लियस से अगर मटेरियल को बाहर लेके आना है तो वो कौन करता है आपके पास में? वो होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम, ठीक है। तो स्पेशली प्रोटीन, क्योंकि प्रोटीन सिंथेसिस वहाँ पे होता है, तो स्पेशली प्रोटीन को बाहर से अंदर से बाहर पहुंचाने का काम करता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। तो सेल के डिफरेंट पार्ट्स तक प्रोटीन का अगर पहुंचाना है
तो उसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। तो ये क्या करता है, एक्ट लाइक सपोर्टिंग फ्रेमवर्क, एक तरह से ये क्या करता है, देखो अपना सरफेस प्रोवाइड कराता है ये राइबोसोम्स को। राइबोसोम्स क्योंकि प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं, तो राइबोसोम्स को ये अपना सरफेस दे देता है कि तुम आओ और यहाँ पे प्रोटीन को सिंथेसाइज तुम कर सकते हो, ठीक है। तो एक तरह से अपना सरफेस प्रोवाइड करता है ये बहुत सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी पे, क्योंकि प्रोटीन वहाँ पे बनता है तो बहुत सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ भी वहाँ पे होती है, और एक तरह से प्रोटीन का फॉर्मेशन भी वहाँ पे होता है, प्रोटीन का सिंथेसिस भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे होता है। उसके बाद आपका जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो आगे दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, RER और SCR, ठीक है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेनली दो टाइप्स का होता है, RER मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और आपके पास में होता है SCR मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो रफ क्यों बोला गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये न्यूक्लियस है बीच में और ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है बाहर, उसके न्यूक्लियस के बाहर ये पिंक कलर में, उसके बाहर ये आपके पास में आ गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक दिख रहा है आपको, एक ट्यूब्स और शीट्स का स्ट्रक्चर है जो कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से सेल मेम्ब्रेन या फिर बाहर तक जा रहा है, आपके पास में सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक पहुंच रहा है बाहर तक, है ना। तो ये क्या करे, इसका काम हमने क्या पढ़ा, इसका काम होता है बाहर से अंदर चीज़ें लेके आने को और अंदर से बाहर चीज़ें लेके जाने को, है ना। तो न्यूक्लियस तक चीज़ें पहुंचाने और न्यूक्लियस से चीज़ों वेस्ट मटेरियल को बाहर लेके आने को, ठीक है, ये इसका काम होता है। तो अब इस पे क्या दिख रहा है, देखो आपको जो ये ऑरेंज दिख रहा है ये क्या है, राइबोसोम्स है, राइबोसोम्स है। तो ऐसी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऐसा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसमें राइबोसोम सब्ट है अपने, है ना, राइबोसोम्स घुसे हुए हैं जिसमें, तो इन विच राइबोसोम्स आर स्टडेड इन, है ना, जिसमें राइबोसोम्स को अंदर धसे हुए हैं या चिपके हुए हैं, जो वहाँ पे चिपक के प्रोटीन सिंथेसाइज कर रहे हैं, उसको हम बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो क्या होगा ये, जिसमें राइबोसोम स्टडेड विद मतलब विच एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि राइबोसोम से स्टडेड होगी, उसको हम बोलेंगे रफ, क्योंकि देखने में ये खुरदुरा सा लगेगा ना, रफ लगेगा सरफेस इसका। तो ऐसी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो राइबोसोम्स के जुड़ने से थोड़ी रफ सरफेस बना लेती है, उसको बोला रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है प्रोटीन सिंथेसाइज करना, क्योंकि राइबोसोम्स का काम क्या है, राइबोसोम्स भी तो प्रोटीन ही बनाते हैं, तो प्रोटीन सिंथेसिस कर रहा है ये। और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है SCR, इसमें राइबोसोम्स नहीं लगे होंगे, देखो ये क्लीन है, इसमें कोई राइबोसोम नहीं लगा, ये स्मूथ है, इसका सरफेस खुरदुरा नहीं है, ठीक है। तो ये होगा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब यहाँ पे क्या होता है, देखो यहाँ पे तो प्रोटीन सिंथेसिस होती है और यहाँ पे मॉडिफिकेशन भी होती है, मॉडिफाई भी करता है ये, तो मॉडिफिकेशन भी होती है, ठीक है। ये क्या करता है, ये यहाँ पे लिपिड सिंथेसिस करता है, ध्यान रखना है, SCR लिपिड्स बनाता है और RER आपके पास बनाता है प्रोटीन, RER प्रोटीन और SCR लिपिड्स बनाता है, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म और ये डिटॉक्सिफिकेशन ऐसी प्रोसेसेस भी करता है SCR, ठीक है। आगे चलता है, अगला है राइबोसोम्स। अब राइबोसोम्स क्या होते हैं, अभी हमने पढ़ा कि राइबोसोम जो है प्रोटीन बनाता है RER पे वो आएंगे और वहाँ पे अपना प्रोटीन सिंथेसिस करेंगे, RER उनको सरफेस प्रोवाइड करेगा प्रोटीन बनाने के लिए, ठीक है। तो राइबोसोम्स की अगर बात करें तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल होता है, क्योंकि प्रोटीन बना रहा है, और प्रोटीन कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है एक सेल के लिए, है ना। तो ये राइबोसोम्स है, एक सेल के अंदर ये राइबोसोम्स है ना, और ये सेल के अंदर भी होता है, साइटोप्लाज्म में भी पड़े होंगे कहीं ना कहीं, जेली लाइक स्ट्रक्चर जो होता है उसमें भी पड़े रहेंगे, और ये होते हैं आपके RER पे, मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे भी पाए जाते हैं ये, ठीक है। तो ये नीडेड क्यों चाहिए होता है, सेल की ग्रोथ के लिए, क्योंकि क्या होता है, सर्वाइवल के लिए सेल की ये ज़रूरी होता है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, एक तरह से प्रोटीन सिंथेसाइज कर रहा है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है सेल के लिए। ये साइटोप्लाज्म में भी मिलता है और ये अटैच होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, ठीक है। तो इनका मेन फंक्शन क्या होता है, प्रोटीन बनाना। तो ये क्या करता है, मेक प्रोटीन बाय रीडिंग द इंस्ट्रक्शन कैरिड बाय मैसेंजर RNA, जो आपके पास में RNA होता है, राइबोन्यूक्लिक एसिड, है ना,
उससे उसको ये मैसेंजर की तरह यूज़ करता है, जो इंस्ट्रक्शन वहाँ से मिल रही है वैसा ये प्रोटीन बनाता है। ये हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे, है ना। और क्या है, दीज प्रोटीन्स आर एसेंशियल फॉर सेल स्ट्रक्चर। ये प्रोटीन सेल क्योंकि क्या बना रहा है, आपको मालूम है जो बाहर वाली लेयर है वो किससे बनी हुई है, सेल मेम्ब्रेन, लिपिड्स और प्रोटीन से। जो आपकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन किससे बनी है, प्रोटीन से। और जो आपका न्यूक्लियस के अंदर डीएनए भी है वो किससे, जो क्रोमोसोम है वो डीएनए और प्रोटीन से ही मिलके बने हुए हैं। तो ये सब प्रोटीन है। तो जो आपकी स्ट्रक्चर और फंक्शनल चीज़ें हैं उसको रेगुलेट कौन कर रहा है, इसके राइबोसोम कर रहा है, क्योंकि ये प्रोटीन सिंथेसाइज कर रहा है पूरी सेल के लिए, ठीक है। अगला अगर आप देखोगे राइबोसोम्स के बाद अगला है आपके पास गोल्जाई। तो गोल्जाई अपैरेटस क्या होता है, इसको हम गोल्जाई कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं या गोल्जी बॉडी भी बोलते हैं ना। गोल्जाई अपैरेटस, गोल्जाई बॉडी और या फिर गोल्जाई कॉम्प्लेक्स भी इसको बोलते हैं। तो ये एक एसेंशियल सेलुलर ऑर्गेनेली है जिसमें बहुत सारी प्रोसेसेस करता है, जो कैसे वाली पैकेजिंग करता है प्रोटीन की और लिपिड्स की, ठीक है। फिर उसको क्या करता है, ये एक सीरीज ऑफ फ्लैट, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कुछ फ्लैटेंड स्टैक्स होंगे, ऐसे पाउचेस होंगे जो एक के ऊपर एक रखा है, एक के ऊपर एक रखा है ना। जैसे आप बोल सकते हो स्टैक्स ऑफ पैनकेक्स, है ना। पैनकेक्स की तरह स्टैक लगे हुए हैं जैसे होता है ना, उसके जैसे ऐसे समझ लो सैक रखे हुए हैं ना, एक कट्टे रखे हुए हैं, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, इस तरह से रखे हुए हैं, ठीक है। तो ऐसा होता है। और जो ये कट्टे जैसे आपको दिख रहे हैं इनको क्या बोलता है, इनको बोलते हैं सिस्टर्न इसको बोलता है ना। सिस्टर्न होता है, ये ऑर्गेनाइज होता है ऐसे सैक के ऊपर, या फिर आप इसको बोल सकते हो कि पैनकेक्स के स्टेक लगी हुई है, ये ढेर लगी हुई है पैनकेक्स की, एक के ऊपर एक रखा है। फंक्शन क्या है इसका, फंक्शन होता है इसका, ये मॉडिफाई करता है प्रोटीन को, है ना, प्रोटीन को मॉडिफाई करता है ये। और जो लिपिड्स होते हैं उनको भी मॉडिफाई करता है ये, है ना। जो ईआर पे बन रहा है ना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे जितने भी प्रोटीन बनाए जा रहे हैं, लिपिड्स बनाए जा रहे हैं, उसको ये क्या करा, देखो, क्योंकि हमने पढ़ा आरईआर प्रोटीन बनाता है और एससीआर क्या बनाता है, लिपिड्स बनाता है। तो ईआर मतलब दोनों के दोनों जिसमें आ रहे हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक भी और स्मूथ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम भी, वो सारे ईआर में आएंगे ना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो दोनों प्रोटीन और लिपिड सिंथेसिस हो रहा है, तो लिपिड और प्रोटीन जो दोनों वहाँ पे बना, उसको ये किसी भी ऑर्गेनेली को जैसा चाहिए है उनकी कन्वीनियंस के हिसाब से मॉडिफाई करके देगा उनको, ठीक है। तो ये मॉडिफाई कर सकता है जो वहाँ पे जितने भी प्रोटीन और लिपिड्स बन रहे हैं। ये क्या कर सकता है, कार्बोहाइड्रेट को प्रोटीन में ऐड कर सकता है, मतलब जिसको हम बोलते हैं ग्लाइकोलाइजेशन, है ना। तो ये कर सकता है आपके पास में, मतलब कार्बोहाइड्रेट को प्रोटीन में ऐड कर सकता है। फिर पैकेजिंग का काम ये करता है, पैकेजिंग और डिस्पैचिंग का काम ये करता है, एक व्हीकल की तरह ये काम करता है कि ईआर पे जो बन रहा है प्रोटीन या कोई भी और, उसको उसने मॉडिफाई करके जो भी उसने बनाना है प्रोटीन से कार्बोहाइड्रेट्स में मिक्स करके, है ना, कोई भी कुछ भी उसने मॉडिफाई लिपिड और प्रोटीन से कर दिया, और उसको ये ट्रांसपोर्ट करके उसको पैकेजिंग करके उसके और डिस्पैच कर देगा कहीं और जाके, ठीक है। तो ये सारा काम कौन कर रहा है, गोल्जाई का ये सारा काम होता है, उसको जहाँ डेस्टिनेशन पे पहुँचाना है ये पहुँचाएगा, ठीक है। चाहे तो सेल के अंदर हो सकती है, चाहे तो सेल के बाहर हो सकती है। तो ये, और इसका एक इम्पॉर्टेंट काम होता है लाइसोसोम की प्रोडक्शन में। अभी हम पढ़ेंगे लाइसोसोम्स क्या होता है। तो जो एसेंशियल होता है एक सेल के लिए, है ना, सेल में डाइजेशन के लिए एसेंशियल होता है लाइसोसोम। तो लाइसोसोम्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो उनकी भी कौन करता है सिंथेसाइज, ये करता है गोल्जी अपैरेटस लाइसोसोम्स को भी, ठीक है। फिर अगला देखेंगे अगर, अच्छा अगला नेक्स्ट में है आपके पास में। तो आज के लिए इतना ही। अगले में हम पढ़ेंगे एनर्जी वाला। तो एनर्जी कौन पढ़ेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया जो उसमें है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में अब अगले नए पार्ट के साथ में। थैंक यू, जय हिंद।